नमस्कार दोस्तों, एसएन सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसा कि सभी को पता है कि जो हमारे एचएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर अब 10% कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं वो कंपलसरी कर दिए गए हैं। और हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस में स्पेशली कंप्यूटर का सिलेबस होता है, जिसमें लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। तो हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आज करेंगे इस क्लास के अंदर। हमारे 200 क्वेश्चन हैं। 200 क्वेश्चन को हम 3 क्लासों के अंदर करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन 200 क्वेश्चन के साथ आपको जो एक्स्ट्रा इफेक्ट बताए जाएंगे, तो टोटल लगभग 500 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे, 400 से 500 क्वेश्चन। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सेविंग की प्रक्रिया है। यानी जो हम सेव करते हैं वो क्या है, यानी जो हम सेव करते हैं, तो सेविंग की प्रक्रिया क्या है। यानी जो मेमोरी में डाटा होता है, जो चिप में होता है लगा लो, या मेमोरी में, उसको जो हम किसी फाइल या फोल्डर में सेव करते हैं ना, तो वो सेविंग की प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर होगा जैसे कि मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। यानी जो कोई भी मेमोरी है हमारी, किसी भी टाइप की जो चिप है या पेन ड्राइव है, कुछ भी मेमोरी है, उससे स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज को कॉपी करना हमारी सेविंग की प्रक्रिया है। उसके बाद है डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं। यानी जो डायरेक्टरी है, यानी डायरेक्टरी होता है फोल्डर, और फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है तो उसको क्या कहते हैं। यानी हमारा एक मेन फोल्डर है ये, और इसके अंदर फिर अलग अलग फोल्डर होते हैं। जैसे कि फोल्डर सी होता है या डी होता है, उसके अंदर अपने नाम से फोल्डर बना लेते हैं, तो वो होता है सब फोल्डर। तो हिंदी के अंदर कहलाएगा सब डायरेक्टरी, और इंग्लिश में हो गया सब फोल्डर। तो ये सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट है CAD का तात्पर्य है, यानी कैड। इसको इकट्ठा बोलते हैं तो कैड। कैड का क्या तात्पर्य है, तो कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो कि डिजाइन के लिए काम आता है। तो कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो यानी जिसमें हम ये होते हैं ड्राफ्टमैन, जो मैकेनिकल है, जो सिविल का जो काम होता है, तो वो कैड के अंदर ही होता है सारा काम। नेक्स्ट है ओरेकल है। यानी जो ओरेकल है वो क्या है, तो ये है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एक्सेल होता है या VB होता है, तो ये क्या है, डाटा को इकट्ठा करते हैं। तो सेम ऐसे जो हमारा ओरेकल है वो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद है असेंबलर का कार्य है। यानी जो असेंबलर है वो क्या करता है, तो ये एक तो असेंबलर होता है, जैसे कि हमारी जो मशीन के सॉरी जो कंप्यूटर के है, यानी कंप्यूटर को मशीन ही बोलते हैं कंप्यूटर भाषा में। तो कंप्यूटर भाषा के अंदर जो कंप्यूटर को जो चलाने के लिए जो लैंग्वेज बनी होती है ना, सॉफ्टवेयर को जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जिस लैंग्वेज में, तो वो अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कि निम्न लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो जो असेंबलर है वो असेंबली भाषा को चेंज करता है कंप्यूटर के लिए। तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, यानी जो असेंबलर का कार्य है वो क्या है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। उसके बाद है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस। तो जो भारत के अंदर सबसे पहले जो कंप्यूटर वायरस दिखाई दिया गया था वो था सी ब्रेन। ये सी ब्रेन नामक वायरस था जो सबसे पहले भारत में आया था। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं, तो वो होता है मैश। जो मैश है वो क्या है, सब मतलब ये हमारा, जैसे कि ये एक कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, और एक ये कंप्यूटर है। तो ये क्या है, सब कंप्यूटर से आपस में जुड़ा होता है। जो मैश टोपोलॉजी है वो क्या है, सब कंप्यूटर को आपस में जोड़ती है। ऐसे कर हर एक कंप्यूटर आपस में जुड़ा हुआ रहेगा एक दूसरे से। ये तो ये है हमारा मैश टोपोलॉजी, यानी सभी प्रत्येक संभावित नोड द्विदिशीय कड़ियां हैं, यानी सबसे जुड़ी हुई है आपस में। तो ये हमारी मैश टोपोलॉजी। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है,
तो ये है टर्मिनल, यानी टर्मिनल से हमारा डाटा प्रवेश भी करता है और निकलता भी है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, तो ये था अर्फानेट। विश्व का जो प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है वो है अर्फानेट। लिनक्स एक उदाहरण है, यानी लिनक्स क्या है, सॉफ्टवेयर है या क्या है, डिवाइस है क्या है। तो जो लिनक्स है हमारा वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, यानी जिन सॉफ्टवेयर को हम बिना रुपए दिए कहीं से भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब कैड वगैरह होता है तो उसके लिए कई बार पेमेंट करनी होती है क्योंकि वो फ्री में नहीं चल सकते। लेकिन जो लिनक्स है वो क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी हम फ्री में डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे को किसी लाइसेंस या की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है। यानी अगर कोई चल रहा है पहले से कंप्यूटर तो उसको दोबारा से रिस्टार्ट करना है तो वो कहलाता है रीबूटिंग। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी जो सॉफ्टवेयर के कोड होते हैं, जिस लैंग्वेज में हम यानी सॉफ्टवेयर के लिए जो प्रोग्राम तैयार करते हैं उसमें जब त्रुटियां होती है तो उसको क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं डीबगिंग। और जो त्रुटि होती है, त्रुटि को क्या कहते हैं, त्रुटि को कहते हैं बग। और उसके ढूंढने को प्रक्रिया जो है उसको कहते हैं डीबगिंग। नेक्स्ट है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। यानी जो सीपीयू का भाग है वो क्या कहलाता है, कंट्रोल यूनिट। जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू के अंदर मेनली तीन चीज़ें होती हैं, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। जो तीन चीज़ें काम करती है इसके अंदर। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, यानी जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा जा रहा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इनपुट। यानी कोई भी, जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा कंप्यूटर है, जब इसके अंदर हम डाटा को प्रवेश करवाते हैं तो वो होता है इनपुट। और जब डाटा है, जब वो सूचना के अंदर यानी इंफॉर्मेशन यानी हमारे को यूज होने लायक बन जाता है डाटा, और जब हम उसको देखते हैं या प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं, तो वो बन जाता है आउटपुट। ये हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जैसे मैंने कंप्यूटर के अंदर टाइप किया है, पीपीटी तैयार की है, तो वो कंप्यूटर के लिए पहले क्या था, इनपुट था। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ और अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या हो रहा है, आउटपुट। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, यानी कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो किसे कहा जाता है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। यानी कोई भी करैक्टर वगैरह है या संख्यात्मक जो सूचना है उनको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। एएलयू का पूरा नाम क्या है, एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी जो गणितीय गणना करने का जो काम आता है वो होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद है नेक्स्ट, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। यानी जो कंप्यूटर को जो नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है, तो वो सीपीयू कहलाता है। सीपीयू जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यानी जो कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट जो करके रखता है वो क्या है, कंट्रोल यूनिट। नाम से पता चल रहा है कंट्रोल यूनिट, यानी वो कंट्रोल करता है। सामंजस्य का मतलब भी कंट्रोल ही होता है, तो कंट्रोल करके रखता है कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो जो माइक्रोचिप है उसी को माइक्रो प्रोसेसर यानी कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो कहा जाता है। यानी शॉर्ट फॉर्म में जिसे सीपीयू बोलते हैं वो माइक्रोचिप ही होती है। एएलयू परिचालन संपन्न करता है। यानी एएलयू जो कार्य है वो कहाँ पे संपन्न करता है, तो वो करता है अर्थमेटिक का। जैसे अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में देखा था और जैसे फुल फॉर्म से पता चल रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इन जो अर्थमेटिक का काम है वो करता है हमारा एएलयू। उसके बाद है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। यानी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को
अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रोसेसर। यानी कोई भी हम जब डाटा डालते हैं तो वो रॉ मटेरियल होता है, और अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन मतलब उसको समझने लायक बनाता है, तो वो होता है हमारा फिर प्रोसेसर करता है उस चीज़ का कार्य। करे क्या है, जो करे है, करे हमारा क्या है, सुपर कंप्यूटर। करे एक सुपर कंप्यूटर था हमारा। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, तो ये होता है तृतीय पीढ़ी में। जो टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग, यानी एक कंप्यूटर पे कई जो मेंबर्स है वो काम कर सकते थे टाइम शेयरिंग के अंदर, तो वो था तृतीय पीढ़ी में। वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पीडीए, जिसे हम पैड बोलते हैं। हैंड हेल्ड, हैंडल यानी हाथ में लेकर उसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो होता है हमारा पैड, पीडीए। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर मेनली दो प्रकार के होते हैं, और इसके अगर पार्ट देख ली जाए तो तीन होते हैं। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है। जो पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हमारा जो माउस होता है उसको। यानी जैसे अब ये है जो आपको कर्सर हिलता दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, ड्रा कर रहा है उस चीज़ को, तो ये होता है पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। ट्रैक बॉल उदाहरण है, ये भी इसी का उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। तो जैसे ट्रैक बॉल होता है जो पहले सीपीयू जो सॉरी माउस है, माउस की जगह पहले ट्रैक बॉल का यूज होता था, और हमने जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसमें इसको डिटेल से किया हुआ है, माउस को ट्रैक बॉल को। तो क्या पॉइंटिंग डिवाइस, यानी पॉइंट करती है बस ऐसे, जैसे ये आपको कर्सर दिखाई दे रहा है ना चलता है, ऐसे पॉइंटिंग करती है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, यानी अगर सॉफ्ट कॉपी है वो आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है, जो जिसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, यानी जो जब तक वो कंप्यूटर के अंदर है जिसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं कभी भी डाटा, तो होती है सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी कौन सी होती है, जब हम प्रिंट निकाल लेते हैं किसी चीज़ का या डॉक्यूमेंट्स का, तो वो हो जाता है हार्ड कॉपी। तो अगर ये सॉफ्ट कॉपी है तो हार्ड कॉपी क्या है, तो हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट है। यह आ गया ना प्रिंटेड आउटपुट, यानी जो प्रिंट करने के बाद वो हार्ड कॉपी हो जाती है, उसमें फिर चेंज नहीं कर सकते हम। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी किसी अन्य मेमोरी में, यानी सेकेंडरी स्टोरेज में है कोई भी जो मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने को इंस्टॉलेशन कहते हैं। यानी किसी मेमोरी में है और जब हम उसको कॉपी करते हैं सॉफ्टवेयर के रूप में, तो इंस्टॉल करते हैं तभी वो काम करता है ना हमारा सॉफ्टवेयर, तो इंस्टॉलेशन होता है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो ये हमने मेमोरी वाले जो चैप्टर किया है उसमें बहुत डिटेल से किया है, और इससे 2 से 3 क्वेश्चन लगभग, या एक मतलब 2 क्वेश्चन तो लगा सकते हो आप, बनता ही बनता है मेमोरी वाले से, कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है, वोलेटाइल कौन सी होती है। तो इसमें जो रैम हमारी RAM रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसमें जो डाटा है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं वो क्या आती है हमारी, मतलब उसके अंदर जैसे बिजली जाती है तो डाटा जो रखा होता है वो समाप्त हो जाता है, यानी अस्थायी मेमोरी होती है हमारी ये। उसके बाद है डीवीडी उदाहरण है। जो डीवीडी है वो उदाहरण किस चीज़ का है, तो डीवीडी उदाहरण है हमारा ऑप्टिकल डिस्क का। और ऑप्टिकल क्या होता है, मतलब कांच जिसे हम बोलते हैं, तो डीवीडी किस तरह की होती है, कांच की जैसी तो होती है, तो इसलिए ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डीवीडी। CDRW का पूरा नाम है, तो CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और RW रीड और राइटेबल, यानी जिसको हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं जिसके अंदर, तो ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, या रीड और राइटेबल दोनों अलग अलग भी दे सकते हैं। अगर एक साथ देगा तो री राइटेबल, और वरना अलग अलग देगा तो रीड एंड राइटेबल, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल।
सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? यानी जो सूचना है उसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट लेके जाता है, फिर वापस भी लेके आता है। तो ये जो हमारा काम है ये करता है डाटाबेस। यानी जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर ऐसे बहुत सारी वो बने होते हैं लाइन ऐसे जैसे, तो उसके अंदर है ना डाटाबेस चलता रहता है, ऐसे काम करता रहता है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है। तो ये क्या करता है, सूचना है ना एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक लेके जाता है और वापस भी लेके आने का काम करता है। तो ये होता है डेटाबेस। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? यानी जो अनवर्त है इसका मतलब है कि जो लगातार प्रोसेस जो विद्युत सप्लाई करता है, यानी बिना रुके जो पावर सप्लाई करता है कंप्यूटर के अंदर, तो उसका शॉर्ट फॉर्म पूछ रखे हैं, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो ये होता है यूपीएस। तो यूपीएस होता है वो क्या करता है, बिजली जाने पर भी जो हमारे जो कंप्यूटर है उसको पावर सप्लाई करता रहता है रेगुलर, और इसकी फुल फॉर्म होती है यूपीएस की अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो ये इसने मतलब पहले ये हिंदी में दे रखा है, हिंदी में देके इसकी शॉर्ट फॉर्म पूछ ली, और शॉर्ट फॉर्म देके आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है इस तरह से। तो आपको दोनों ये ध्यान रखने हैं। उसके बाद है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है। यानी जो मदरबोर्ड होता है, ये पूछ रहा है उसमें क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है। तो ये सिस्टम बस, सिस्टम बस होता है जो सीपीयू को जोड़ता है। उसके बाद है प्रथम गणना यंत्र है। तो प्रथम गणना जो यंत्र था इसको भी हमने डिटेल से पढ़ा है, जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर थे और उनकी पीढ़ियाँ थी। तो अवेक्स था ये। उसके बाद है विंडोज में डम एंड डम से क्या जो क्या शब्द है बनता है, तो ये बनता है मिलीनियम। उसके बाद है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। यानी इसने फुल फॉर्म दे रखी है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, उसकी शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है। तो ये होता है मॉडेम। तो शुरू वाले जो मोड का है, मोड का इसने मॉड्यूलेटर, और फिर एम का है फिर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर बना देता है ये। तो जो शुरू में से एम उठाता है तो मॉड्यूलेटर बना देता है, और डैम से बना देता है डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडम देके आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है ये। तो मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? यानी जो कंप्यूटर पहले से स्टार्ट है उसको रिस्टार्ट करना क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वार्म बूटिंग। और जो शुरू में ऑन करते हैं, यानी जैसे पहले पावर ऑफ पड़ा हमारा कंप्यूटर और उसको ऑन करते हैं, तो वो होते हैं हॉट बूटिंग। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? जो एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो उसकी ज़रूरत होती है टेक्स्ट एडिटर की। और टेक्स्ट एडिटर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ये होता है हमारा नोटपैड होता है। तो नोटपैड क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड। तो इस तरह ये नोट जो हमारे जितने भी टेक्स्ट एडिटर हैं उनमें हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। तो किससे होती है? सीपीयू से होती है। अधिकांश का मतलब लगभग सीपीयू से होती है वो। वेबसाइट कलेक्शन है, यानी वेबसाइट किस चीज़ का कलेक्शन है? तो वेब पेज का है। जैसे कि हमारे हम नोट्स बनाते हैं या कोई फाइल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एक पेज उसके अंदर लगाते हैं ना, तब जाके वो फाइल बनती है। तो ऐसे जो वेबसाइट हमारी उसके अंदर पेज बने होते हैं। हम स्क्रॉल करते हैं ना कई बार तो इस तरह से बनी होती है लंबी, हम ऊपर स्क्रॉल करते रहते हैं तो पूरा एक एक पेज आता है। कई बार इस साइड करते हैं हम, ऐसा बना होता है। तो पहले हमारे को इतना एक पेज दिखाई दे रहता है, फिर ये चला जाता है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये पेज बने होते हैं। तो यानी वेबसाइट क्या है? किस चीज़ का कलेक्शन है? वेब पेज का, वेब पेजेस का। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? यानी बिना ट्रांसलेट के ही जो काम चल जाता है, तो वो मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज है वो बिना ट्रांसलेट के ही होती है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है
उनको ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था कि वो था हमारा असेंबलर। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा को चेंज करने के लिए यूज होता है। लेकिन जो मशीन लैंग्वेज है वो बिना ट्रांसलेट के मतलब कन्वर्ट हो जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है, यानी जो एक्सेल होती है तो जितने भी हमारे, यानी हम जिसे बोल सकते हैं कि जितने प्रकार का हमारा डाटा होता है, जैसे कि ऑडियो वीडियो या कोई भी पीडीएफ है, तो वो क्या होता है, उनका एक एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो इसका एक्सेल का पूछ रहे हैं, एक्सेल का क्या है, तो इसका होता है डॉट XLS। डॉट XLS ये हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट का है एक्सटेंशन। तो हर एक चीज़ का एक्सटेंशन होता है। जैसे कि इमेज का होता है डॉट JPG PNG, इस टाइप से। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी अभी उसी का पूछ रखे कि किस लिए इस्तेमाल होता है, ताकि उसकी पहचान की जा सकते। अब जिसके पीछे डॉट XLS लगा होगा ना, तो उससे पता चल जाएगा कि ये हमारी एक्सेल फाइल है। तो इसलिए पूछ रहा है कि फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी आइडेंटिफाई हो जाता है वो कि हाँ ये इस चीज़ की फाइल है। नेक्स्ट है एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। जो एक्सेल वर्कबुक है वो किस चीज़ का संग्रह है, तो वो है वर्कशीट का। इसके अंदर भी सेम ऐसे होता है जैसे वेब पेज क्या होता है, जो सॉरी वेबसाइट होता है, वेब पेज का कलेक्शन, ऐसे ही एक्सेल वर्कबुक संग्रह होता है वर्कशीट का। यानी इसके अंदर कई वर्कशीट होती है, तो वो बनकर क्या बनाती है, वर्कबुक बनाती है। ईमेल पते यानी एड्रेस के दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं, यानी जो हमारा ईमेल होता है, जैसे कि मान लो कि जैसे HSC वाला लगा लो, HSSC@gmail.com। ठीक है, ये है। तो जो HSSC है ना, एक तो ये नाम होता है हमारा, और जो एक ये @ के बाद के, तो ये दो भाग होते हैं हमारे। एक तो जो हमारा HSSC है वो हो गया, और एक जो @ है ये हमारा। तो ये होता है, एक तो नेम होता है खुद का नेम, जो संस्था का लगा लो किसी भी चीज़ का, और एक डोमेन नेम होता है। तो ये है एक प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर या नेम। यानी प्रयोक्ता का नाम जिसके नाम पे है, या आप खुद के नाम पे रखते हो जैसे, तो वो हो गया आपका नाम। और @ के बाद जो gmail.com है वो डोमेन नेम या डोमेन नंबर होता है। ये दो भागों में बंटे होते हैं। आपको आप दे के पूछ सकता है कि मतलब आपको ईमेल आईडी दे देगा कोई भी, उसके अंदर ये पूछ लेगा HSSC क्या है, तो ये प्रयोक्ता का नाम है। और @gmail.com या gmail.yahoo.com.in जैसे होता है, तो वो होता है डोमेन नेम या डोमेन नंबर। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, जो हमने पीछे किया था कि कैड क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी तो डिजाइनिंग से है। नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो वो था सिद्धार्थ। जो पहला हमारा भारत में निर्मित कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ था। कंप्यूटर प्रोग्रामों कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है, यानी जिसे हम पढ़ सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। यानी जो सोर्स कोड है इस तरह से लिखे होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं, जैसे कि ये यहाँ से स्टार्ट कर दिया, इसके बाद इसमें ये कोडिंग लगा दी, इसके बाद इसमें ये फार्मूला लगेगा, मतलब बहुत शॉर्ट होता है वो, तो वो होता है सोर्स कोड, जिसे मानव पढ़ सकता है। सोर्स कोड को कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता, ओनली मानव पढ़ सकता है। जो कंप्यूटर पढ़ता है वो तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाती है। उसके बाद है सी, बेसिक, कोबोल और जावा। जिस भाषा के हैं उदाहरण हैं उसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं हाई लेवल, या ये ना हाई लेवल लैंग्वेज है सभी, सी, बेसिक, कोबोल और जावा। ये ASCII का पूर्ण रूप होता है, यानी इसको कंप्यूटर भाषा में ASCII बोलते हैं। तो ASCII का पूर्ण रूप क्या है, ए से बनता है अमेरिकन एस स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यह है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, तो कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये तो हमारी फर्स्ट ही क्लास में आया था और बार बार आता रहता है। तो कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज। सर्वप्रथम आधुनिक सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी, यानी जो आधुनिक कंप्यूटर है उसकी खोज हुई थी 1946 में, 1946 में। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। यानी जो कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त होती है, प्रोग्राम होता है या कोई भी उनके जो रूल्स होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कि प्रोग्रामों का संग्रह होता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, यानी यह पूछ सकता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सीपीयू को। और सीपीयू फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का विकास किसने किया था? तो ये एक तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आईसी, तो आईसी का आपसे फुल फॉर्म पूछता तो इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसका विकास किसने किया था? तो जेएस किल्वी ने किया था। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि आईसी किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन की बनी होती है। तो ये 3-4 क्वेश्चन हमारे आईसी से बनते हैं। तो आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसका विकास किसने किया था? तो जेएस किल्वी ने। उसके बाद ये आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी पर किसकी परत होती है? तो किसकी होती है? सिलिकॉन की। नेक्स्ट है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पे, यानी जो आर डिस्क जिसे हम बोलते हैं, तो उस पर पूछ रहे हैं। तो इस पे आयरन ऑक्साइड की। आप कभी आर डिस्क देखो तो उस पे चुंबकीय वो लेती है, वो होती है आयरन ऑक्साइड की जो परत है वो लगी रहती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो ये जो हमारे मापते हैं हम बाइट में मापते हैं, सॉरी बिट में, जो कि फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म होता है। यानी बाइनरी से बिट ले लिया इसने और डिजिट का लास्ट अक्षर टै ले लिया इसने, तो बिट होता है और सबसे छोटी इकाई होती है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, जो स्टोरेज करते हैं उसकी है बाइट। सबसे पहले होते हैं बाइट, फिर होती है जैसे कि के, सबसे पहले होते हैं बाइट, और फिर होती है केबी यानी किलो बाइट, फिर होती है एमबी मेगाबाइट, फिर जीबी होती है गीगाबाइट। और ये सब 1024 के मल्टीपल में चलता है। जैसे 1024 अगर बाइट है तो वो क्या है? 1 KB बन जाएगा। और 1024 अगर KB है तो वो 1 MB बन जाएगा। और 1024 MB है तो वो 1 GB बन जाएगा। 1024 सॉरी 1024 अगर GB है तो PB बन जाएगा। तो मतलब इस तरीके से चलते रहते हैं ये सब। किलो बाइट है, मेगा बाइट है, गीगा बाइट है, टेरा बाइट है, जीबी की बात आता है टेरा बाइट है, 1 TB यानी टेरा बाइट। तो जो 1024 हमारा GB था वो बनेगा 1 TB यानी टेरा बाइट। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है, 1 MB कितने KB के बराबर होता है, किलो बाइट के बराबर, या 1 GB कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। या इस साइड से देके पूछ लेगा कि 1024 मेगाबाइट है MB, वो किसके बराबर है? TB के बराबर है, GB के बराबर है। तो इस तरह से आपको सभी मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो भी याद रखनी है, जो मैंने मेमोरी के डिटेल्स सेशन में किया हुआ, पूरा इसको कवर किया हुआ है। तो वहाँ से आप इसको वीडियो में देख सकते हैं, आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। और वहाँ से अगर आप करोगे तो आपको ध्यान भी रहेगा। ये MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यानी MS जो विंडो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो GUI सॉफ्टवेयर है, और इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरचेंज। वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों, यानी 2 से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है? तो वो होता है गेटवे।
कंप्यूटर विशिष्टतः किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो ये करते हैं नंबर्स के। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? यानी जब निर्माण हो रहा होता है कंप्यूटर का तो उसी टाइम जो उसके अंदर इनबिल्ट कर जाती है तो वो रोम की जाती है। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। यानी जो हमारा जब हम कंप्यूटर बनाते हैं ना, बनता है कंप्यूटर, तो जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर रोम है वो इनबिल्ट होती है, यानी पहले से लगी होती है। और इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। यानी इसके अंदर जो डाटा होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जब कंप्यूटर बनाया जाता है तो शुरू में ही वो डाटा दिया जाता है उसके अंदर। जैसे हम नया लैपटॉप लेके आते हैं, नया कंप्यूटर लेके आते हैं, तो हम उसके अंदर विंडो इंस्टॉल करते हैं। लेकिन विंडो इंस्टॉल करने के बाद तो वो हमारे हिसाब से चलता है, यानी हमने विंडो 10 डाली या 7 डाली कुछ भी, उससे पहले भी तो वो ऑन होता है। जो ऑन होने की उसको कमांड दे रहा होता है तो वो रोम से आ रही होती है। एक बाइट का कलेक्शन है, यानी एक बाइट का जो कलेक्शन है वो क्या है? 8 बिट्स। यानी 8 बिट्स एक बाइट बनती है। और फिर वो जो हमने अभी पीछे किया था वो आगे आगे मेमोरी की जो प्रोसेसिंग है वो चलती रहती है। तो एक बाइट बराबर होती है 8 बिट्स की। ये भी पूछ सकते हैं, एक बाइट इक्वल 8 बिट्स। CD रोम किसका उदाहरण है? यानी जो CD रोम है वो किसका उदाहरण है? तो ये इनपुट डिवाइस का। CD रोम के द्वारा हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं डाटा को। और इसकी फुल फॉर्म होती है CD होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम की अभी मैंने पढ़ी है कि रीड ओनली मेमोरी। कंपाइलर है, जैसे एक आया था असेंबलर, ये कंपाइलर। तो असेंबलर क्या करता है? सिर्फ असेंबली भाषा को चेंज करता है, असेंबली भाषा को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है। और कंपाइलर क्या करता है? स्रोत प्रोग्राम, यानी जो सोर्स कोड होता है का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक, यानी मशीनी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है उसको, सोर्स कोड को। उसके बाद है वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? जो वोलेटिलिटी है वो किसकी प्रॉपर्टी है? तो वो है रैम की, यानी वोलेटाइल रैम। जावा उदाहरण है, तो जावा किस चीज़ का उदाहरण है? जावा लैंग्वेज का उदाहरण है। तो उच्च स्तरीय भाषा यानी लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा भी दे सकता है या ओनली लैंग्वेज भी दे सकता है। तो अगर ऑप्शन कुछ और दिए हैं तो लैंग्वेज आ जाएगा, जैसे कि डिवाइस है, लैंग्वेज है, या सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, तो आएगा लैंग्वेज। और वरना जैसे हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, इस तरह से दे सकता है तो आएगा हाई लेवल लैंग्वेज, यानी उच्च स्तरीय भाषा। तो ये हुए आज हमारे 70 क्वेश्चन। अभी हमने जो किया है वो कंप्यूटर के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। और इनसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लगभग आए हुए हैं ये एग्जाम में, वो क्वेश्चन हमने किए हैं। और हम इनके अंदर ये तो नहीं लिख के आते भी ये कौन से एग्जाम में आया कौन से में नहीं आया, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप खुद देखोगे भी इनसे एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में भी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो कृपया करके वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे को मोटिवेशन मिलता रहे। और हम आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेहतरीन वीडियो कंटेंट लेके आएंगे आपके पास। हमारे पास लगभग 1500 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक एग्ज़ाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन इससे बनते हैं। उनके हम जो PDF और PPT तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको करवाने वाले हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।